सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे सुबह आने में देर हो गई। डॉक्टर नितिन राउत साहब के साथ मीटिंग थी, तो उसमें नेता लोगों का होता ही है ऐसा, उसमें डिले हो गया। मंच पे उपस्थित हमारे जस्टिस साहब, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर संजय इंगोले सर, और यहाँ पर आए हुए डायस पे बैठे हुए सभी गणमान्य लोग तथा हमारे साथ में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमें आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखनी है जो मेरे को अपना विश्वविद्यालयों का एक्सपीरियंस है, जैसा आपने बताया परिचय में। ये सही है, डॉक्टर संजय जो बता रहे थे कि डिस्पैरिटीज़ हैं, लेकिन उन सब डिस्पैरिटीज़, उन सब मुसीबतों के बाद भी हम सब लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप सब लोग अपनी जगह बनाए हुए हैं। जहाँ कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो जब भी कोई बैठता हूँ, सुनता हूँ, तो आधा टाइम तो वो सब लोग अपनी समस्या मुसीबत वाला बता देते हैं अपने बैकग्राउंड को लेकर के। तो वो खुद का भी उनका मोरल डाउन होता है और वहाँ जो बाकी लोग आए होते हैं उन सबका भी मोरल डाउन हो जाता है। पहली बार जब मैं 2010 में वाइस चांसलर बना आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन ने स्वागत किया और उस स्वागत भाषण में इतनी ज़्यादा देर तक वो उन्होंने रोना गाना किया कि उनको देख करके हम भी बहुत दुखी हो गए। तो हमने उनके बीच में जब अपनी बात रखी, उस बात को लोगों ने खूब अच्छे से रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके दूसरे दिन अखबारों में छापा, और वो हमारे लिए काफ़ी मुसीबत बना। हालांकि उस ज़माने में बहन जी की सरकार थी तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई, मगर गवर्नर तो दूसरे ही थे, तो दिक्कतें हुई। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को पहले भी बता रहा था कि भीमा कोरेगांव के इंसिडेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने बोला कुछ भी नहीं इंसिडेंट था, लेकिन हमारे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग आज भी जेल में बंद हैं। समय बदला हुआ है, वक्त बदला हुआ है, कितनी भी मुसीबतें आई हों, लेकिन मैं फिर भी 4 बार वाइस चांसलर तो बना। अभी तो अपनी कहीं सरकार नहीं है, ये एक चाहे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ हैं, फिर भी बने तो सही। और आप सब लोग भी अपनी अपनी पोजीशंस में अपना सिक्का गाड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, कर ही रहे हैं। हो सकता है उस समय कोई और रहा हो, उस समय दिक्कतें थीं, और दिक्कतें तो हमेशा रहती हैं। कंटेम्प्रेरी पीरियड में उन लोगों ने भी बहुत प्रयास किए, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, अब हम लोगों की बारी है। तो इन सब चीज़ों का मैं आप लोगों के बीच में अपने इंटेलेक्चुअल सिस्टम को, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जो देखा है हम लोगों ने, सबसे बड़ा नॉलेज प्रोड्यूसिंग सेंटर तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और डिस्क्रिमिनेशन का भी सबसे बड़ा सेंटर विश्वविद्यालय हैं। जो लोग इस सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, उनको बाहर से मालूम नहीं पड़ता है एक्चुअल में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में है, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे आईआईटीज़ हों, आईआईएम्स हों। वहाँ पर रियल डिस्क्रिमिनेशन आप जाएंगे उन बच्चों को देखने को मिलता है। उनके साथ में, क्योंकि सारा असेसमेंट इंटरनल उन्हीं का, फैकल्टी का ही होता है, वही एग्ज़ाम लेते हैं, वही कापियाँ जांचते हैं, वही रिजल्ट बनाते हैं, तो वो बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और ऐसे बीच बीच में उदाहरण आते भी रहते हैं। बट इस सब के बाद भी प्रोफेशनल एजुकेशन में हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं अपने बच्चों में,
वो बाद में डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, प्रोफेसर्स बनते हैं, मगर पढ़ते समय मालूम नहीं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मेहनत नहीं करते। और उनके लिए अलग से बोलते रहो, लोगों को भी ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये इन बच्चों के लिए फेवर कर रहे हैं या इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं बीसी साहब। तो ये बड़ी हमें समस्या महसूस हुई अपने उसमें यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ जहाँ पे हम जाते हैं, प्रयास करते हैं कि वो अच्छे से अच्छे निकलें, रिपीट ना हो, उनकी सप्ली ना लगे, अच्छे से आगे जाएं। तो समस्याएं तो देखिए सबके पास हैं, ऐसी कौन लोग हैं जिनके पास समस्याएं नहीं थीं। आप हमारी सोसाइटी के कुछ लोगों से अगर ज़बरदस्ती कुछ काम करा लिया गया, फील्ड में काम करा लिया गया, अभी भी करा लिया गया, तो दिन भर रोना रोते हैं कि उनके साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता है। आप लोगों के सामने ही देखा है राजघरानों ने, राजाओं महाराजाओं ने अपने कैसे सेक्रीफाइस किया अपने घर के परिवार की बहू बेटियों को और अपनी सत्ता बनाए रखी, लेकिन कभी क्या किसी के सामने आकर के बोलते हैं वो कि हमारे साथ बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ। राजा महाराजाओं ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, लेकिन कभी नहीं बोलते। हम सब लोग थोड़ा रोना रोते हैं। इस सबसे पहले तो इससे बाहर निकालना चाहिए। और हमें थोड़ी सीख भी सीखनी चाहिए बाबा साहब के संघर्ष से। और अभी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, करवाई इसी जगह पे लाखों लोगों के सामने, केवल और केवल उनको आज रिपीट कर दिया राजेंद्र पाल गौतम ने, तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। जो काम उस जमाने में किया जा सकता था वो इतने साल बाद भी अब नहीं किया जा पा रहा है। क्या चेंज आया है, किधर सोसाइटी में चेंज आया है, किसकी ब्रॉड स्टैंडिंग बड़ी हो गई है? हमें तो नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा बड़ा हो गया है। सबकी सोच वैसी की वैसी है, मानसिकता में भी कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता। चाहे वो किसी भी पार्टी में लीडर रहे, वो उसकी मानसिकता वही रहती है। खाली पार्टी बदल देने से अगर वो बीएसपी में जाएगा तो जय भीम बोलना शुरू कर देता है, और अगर बीजेपी में रहता है तो जय श्री राम बोलता है। द डे वो चेंज करता है पार्टी, अपनी बस मानसिकता को ऐसे बदलता है, पर उसका जो माइंड सेट है, जहाँ से बैकग्राउंड है, वही तो वो कैरी करते हैं। खैर, हम सब लोग आज के ज़माने में भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, हम लोगों को भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनानी चाहिए। बाबा साहब से भी हमें बहुत सीख लेनी चाहिए। इन डिस्क्रिमिनेशंस के लिए 1919 में ही बाबा साहब उस समय पढ़ के ही लौटे थे, तभी वो रॉलेट एक्ट बन रहा था और उसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात रखी थी। उस समय वो सफल नहीं हो पाए और वो मिशन उन्होंने जारी रखा, और उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अल्टीमेटली वो सफल हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उसके पहले बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, प्लानिंग किया, एडवांस स्ट्रेटेजी बनाई, मूवमेंट चलाया। और ऐसा मूवमेंट की आप याद कीजिए 1928 में 28 से 25 से लेकर के 30 तक साइमन कमीशन क्या बाबा साहब ने सपोर्ट कर रहे थे, और 2-3 लोग और थे जो सपोर्ट कर रहे थे। एक हरियाणा के सर छोटू राम थे, शायद कुछ लोग जानते होंगे, बिन पानी बिन रेल चली, छोटू राम की रेल चली, ऐसा स्लोगन चलता था उस टाइम पे। इन लोगों ने सपोर्ट किया था, और उस आंदोलन में से उभरा एक ऐसा पूरे देश भर में दलित आंदोलन मूवमेंट हुआ, जिसमें बाबू जगजीवन राम ने 1928 में, वो बीएससी में पढ़ रहे थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे उन्होंने 50,000 श्रमिकों की एक रैली कर दी उस टाइम पे। आज समझो 5 लाख लोगों के बराबर होगी उस 1928 की 50,000 की रैली। उसी टाइम पे अछूतानंद ने कानपुर में, एक डॉक्टर रामचरण कुरील थे बनारस में, कानपुर में उनका बड़ा आंदोलन था। पेरियार रामास्वामी नायकर का एक आंदोलन साउथ में चल रहा था। अमरावती में संत गाडगे ने बहुत तेजी से चलाया हुआ था।
बाबा साहब का प्रोग्राम ये चल रहा था आंदोलन, तो वो एक आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन उभरा, दलित आंदोलन। शायद अभी 2 अप्रैल को जो अभी लेटेस्ट में 18 में पूरे देश भर में एक मूवमेंट चला, उससे वही कह सकते हैं कि जिसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन एक मूवमेंट तो बहुत तेज़ी से था। जो यूनिवर्सिटीज़ में जो रिजर्वेशन, यूनिवर्सिटी को यूनिट मान करके नहीं बनाया जा रहा था, डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन कर दिया गया था, उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ था, बड़ा मूवमेंट हमें नज़र आया। लेकिन उससे बड़ा मूवमेंट वो 1928 से लेकर 1930 तक था, जो दलित आंदोलन के रूप में आज भी इतिहास में इतने बड़े मूवमेंट पूरे देश भर में सबने मिलके चलाया। उसी का रिजल्ट हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या आप कह सकते हैं उसी के रिजल्ट से पहली बार 1931 में जनगणना हुई, जिसमें कास्ट बेस्ड हमारे पास डाटा अवेलेबल हो पाया। उसमें डिस्कशन डिबेट के लिए बाबा साहब ने जो 3 राउंड पार्टिसिपेट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उसका जो आउटकम निकला वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डाला गया। रिजर्वेशन वहीं पे हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही। ये तो संविधान में उसको उठा के केवल और केवल कॉपी पेस्ट किया गया है। वहीं पे शेड्यूल बन गया था और वहीं पे रिजर्वेशन था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी और इन सर्विस रिजर्वेशन भी। सबसे पहले 1936 में बाबा साहब की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पहली बार मेरे ख्याल से चुनाव लड़ी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और 17 सीटें उन्होंने जीती। दैट वाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक सक्सेस जो बाबा साहब ने करके दिखाया, रास्ता दिखाया। दैट वाज द फर्स्ट सक्सेस, जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहले नहीं हुआ करता था। 15 सीटें रिजर्व थीं उस समय 175 सीटों के अगेंस्ट में, और बाबा साहब की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी ने 17 सीटें जीती थी। ये मैं इसलिए भी चर्चा करना चाहता हूँ कि कैसे स्ट्रेटेजी, पढ़े लिखे सिस्टम से हम सब लोग आते हैं, और कैसे उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी और प्लान्ड वे में काम करने का प्रयास किया कि जिससे पूरे देश को लोहा मानना पड़ा। शायद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको लग रहा था कि नहीं आ पाएंगे, तो उसके पहले ही उन्होंने 1946 में स्टेट प्रोविंस करके बुक लिखी, जिसमें उन्होंने पूरे संविधान की एक प्रस्तावना बना दिया, और उसमें कैसे कैसे संविधान बनेगा, कैसे राज्य बनेंगे, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये किताब उन्होंने 1946 में ही पब्लिश कर दी सरकार पे और सिस्टम पे दबाव बनाने के लिए, कि शायद अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जा पाए तो वो फिर इस तरीके से उस पर दबाव बनाएंगे जिससे संविधान में वो सारी चीज़ें आ जाएं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हैं। तो हम सब लोगों को भी ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी प्लानिंग करना चाहिए। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उस टाइम पर भी वो पढ़े लिखे थे, आज तो इतने सारे उनके नुमाइंदे हैं पढ़े लिखे सब लोग। हम सब लोगों को अपने उसमें ऐसा स्ट्रेटेजी बना करके काम करने की ज़रूरत है, होशियारी के साथ में। जैसे हम सब लोग विश्वविद्यालय में डिग्री तो दे सकते हैं, किसी को यूजी, पीजी, पीएचडी करा सकते हैं, मगर प्रज्ञा नहीं दे सकते, विजडम नहीं दे सकते। और ज़रूरत विजडम की है, डिग्री की नहीं। डिग्री की तो ज़रूरत खाली सर्विस या सिस्टम में एलिजिबल बनाने की है, एक एलिजिबिलिटी बनती है। अदरवाइज रियल जो ज्ञान चाहिए वो प्रज्ञा है, वो विजडम है, वो विश्वविद्यालय में नहीं मिलता, वो समाज में ही मिलता है। वो जब समाज की थपेड़ें पड़ती हैं, डंडे पड़ते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी समय वो ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा ही ज्ञान जब आपस में समाज में थपेड़े पड़ते हैं तब ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज़रूरत है, उसे प्रज्ञा बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना, प्रज्ञावान भव। किसी को ऐसा क्वालिफाइड पीएचडी हो जाए इसकी कांग्रेचुलेसन नहीं, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, प्रज्ञा की प्राप्ति होनी चाहिए, विजडम आना चाहिए, बिटवीन द लाइंस रीड करने की क्षमता आनी चाहिए, कला आनी चाहिए। जो लिखा हुआ है उसे तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन उन लाइनों के बीच में जो नहीं लिखा है उसका जो मतलब निकलता है वो समझ आनी चाहिए। ये गांव के लोगों में बहुत होती है। बिना पढ़ा लिखा गांव का आदमी पढ़े लिखे लोगों को भी सालों चक्कर कटवाता रहता है, और वो फिर भी। तो ये चीज़ जो हमने देखी समझी, होशियारी, चालाकी, चतुराई जिसे बोलते हैं, ये सब प्रज्ञा के ही पार्ट हैं। ऑफिस में कैसा एक 4th क्लास का एम्प्लॉई अपने बॉस को भी कंट्रोल किए रहता है, उसका पीएस जो कभी बॉस ने बना ना जिंदगी भर बन सकता है, वो अपने बॉस को कंट्रोल किए रहता है और उसके इशारे पे सब काम करते हैं।
उनका बॉस काम करता है। तो वो जो कला है सीखने की, वो क्षमता वो होनी चाहिए। आज मेरे को लगता है हजारों साल पहले से जो पुरोहितवादी सिस्टम चलता था, आज वही सिस्टम काम कर रहा है। राजा कोई भी हो, लेकिन उसको गाइड करने वाला कोई और है जो उसे बता रहा है ऐसे नहीं, ऐसे करना है और ये काम करना है, और वही काम करना पड़ रहा है राजा को, क्योंकि उसको गाइड करने वाला पुरोहित साथ में बैठा हुआ है। तो हमें इस सोच को, जैसे रिप्लिकेट हो रही हैं चीज़ें जो कभी बहुत पहले हुआ करती थीं, आज हो रही हैं। अब इन इशूज़ पे मैं केवल और केवल इतना ही कहता हूँ, कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बाबा साहब का कोटेशन है, फेमस कोटेशन है ये। केवल और केवल कल्टीवेशन ऑफ माइंड, हमें अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को शार्प रखना चाहिए। हमें एक्सपीरियंस है, देश में तकरीबन 1500 विश्वविद्यालय हैं, 1500 विश्वविद्यालय, 900 विश्वविद्यालय तो सरकार के हैं और बाकी सब प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। मगर अनफॉर्चुनेट देश में एक भी विश्वविद्यालय हमारा नहीं है, दलितों का विश्वविद्यालय नहीं है। हमने देखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1997 के आसपास बना, उसमें 50% रिजर्वेशन SC ST का है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाँ क्या जो दूसरे वाइस चांसलर जो दूसरे आते हैं वो सिस्टम को काम ही नहीं करने देते। तो वो बना तो ज़रूर है मगर फंक्शनल नहीं हो पा रहा है। दूसरा विश्वविद्यालय बहन जी ने बनवाया, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में, पिछले 3 बार से ऐसे वाइस चांसलर हैं जो उस विश्वविद्यालय का जो मैंडेट था, जो उसका एम था, जो करना था, उससे बहुत दूर जा चुके हैं। तीसरा विश्वविद्यालय जो हमने बनाया बाबा साहब की जन्मस्थली पे, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस, ये देश का पहला सोशल साइंस विश्वविद्यालय है, जिसको हमने सरकार को कन्विंस किया और वो इस बात पे एग्री भी हुए। और कन्विंस करने का तरीका जो मैं आप सब लोगों के बीच में 1 मिनट लूँगा। तो देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा था 1950 में, हमारे पास प्रोडक्शन 52 मिलियन टन था, खाने के लाले पड़े थे। आज हमारे पास 320 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है। स्टोर गोडाउन्स में जगह जगह नहीं है रखने के लिए। ये सब किनका कंट्रीब्यूशन है? यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों का है, किसानों का है, पॉलिसी मेकर्स का है। ऐसे ही जब देश आज़ाद हो रहा था तो इस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी जो औसत उम्र थी 32 साल थी, फिर 37 हुई, 45 हुई और आज 72 साल हो गई है। तो मेडिकल साइंस ने भी अपने देश में बड़ी प्रगति की है। अब जो लोग 32 साल में मर जाते थे, आज 72 साल तक एवरेज लाइफ है। ऐसे ही इंजीनियरिंग सेक्टर में भी आपने देखा है कितनी प्रगति हुई है। आज अगर रात में कोई प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम बन जाए तो पता लगता है रात रात में ही वो सब पुल बन जाते हैं और सड़कें बन जाती हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर की भी बड़ी प्रगति हुई। दिल्ली में एक बार ज़मीन में मशीन घुसती है तो नीचे से मेट्रो बना के ही बाहर निकलती है। कहाँ से पानी लेती, कहाँ मिट्टी ले जाती है, किसी को पता नहीं चलता। मगर अनफॉर्चुनेट सोशल साइंस में कोई प्रगति नहीं हुई है। वैसे ही कि वैसे ही महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ चाइल्ड एब्यूज़, चाइल्ड ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग, उनके बेचे जा रहे हैं, वोमेन एट्रोसिटीज़, दलित और आदिवासियों के साथ में वैसे के वैसे अत्याचार, और अंधविश्वास तो इतना ज़्यादा कि हमारे पढ़े लिखे लोग 4-4 अंगूठी पहने घूमेंगे, ताबीज़ बनाए घूमते रहते हैं, और कई बार तो वो खुद अपने बच्चों तक की बलि दे देते हैं। कहाँ प्रगति हुई है सामाजिक विज्ञान में? सोशल साइंस में देश में कोई प्रगति नहीं हुई, रत्ती भर प्रगति नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमने जब देखा, मैंने वहाँ ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट था, बाद में हमने देखा, वहाँ बच्चों से पूछा तो ऐसे ऐसे उन्होंने प्रॉब्लम्स और ऐसे ऐसे इशूज़ सामने रखे जो चकरा जाएंगे। कुछ कुछ परिवार वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ में ऐसे जो अपनी बड़ी बेटी से प्रॉस्टिट्यूशन कराते हैं और उससे उनके परिवार का रोजी रोटी चलती है और समाज सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल भी है। तो ऐसे समाज भी हैं, ऐसे सोसाइटी भी हैं जहाँ पे ऐसे डाउन टोडन कम्युनिटीज़ की ऐसी जो हैबिट्स हैं, ऐसे जो समाज उन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी ऐसी पद्धतियाँ हैं। ये सब कैसे दूर होंगी जब देश में सामाजिक जानवरों के भी 35 विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर के 52 विश्वविद्यालय हैं,
लेकिन समाज विज्ञान का विश्वविद्यालय देश भर में एक भी नहीं। ये बाबा साहब की जन्मस्थली पे पहला सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय बना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को जरूरत ही नहीं है समाज पे काम करने की। अगर वो समाज विज्ञान में चेतना आ जाएगी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पता लग जाएगा, तो समझदार हो जाएंगे, तो फिर उनको सुप्रीमेसी खतरे में आ जाएगी। तो समाज के कुछ लोग, जो प्रबुद्ध लोग, जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, वो ऐसा समाज विज्ञान में काम ही नहीं करने देते, सोशल साइंस में विश्वविद्यालय ही नहीं बनने देते, इंस्टीट्यूशन नहीं बनने देते। आपने कहीं नहीं देखा होगा, एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट मिलेंगे, रिसर्च सेंटर मिलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के मिलेंगे, जेनेटिक्स मिले, दूसरे सब्जेक्ट के मिलेंगे, लेकिन सामाजिक विज्ञान का कोई देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अलावा बाकी सब जगह समाज विज्ञान पढ़ते रहो, बस इतिहास भूगोल क्लास में जाके, कोई रिसर्च जैसी कोई चीज़ नहीं। तो ये एक सोच की बात है। ऐसे सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय पूरे देश भर में होने चाहिए, तभी समाज में कुछ सुधार आ सकता है। और जब तक शिक्षा से सुधार को लिंक नहीं किया जाएगा, तब तक कोई परमानेंट चेंज नहीं होता। ये जो पॉलिटिकल चेंजेज आते हैं, ये कोई स्थायी चेंजेज नहीं हो सकते। इसके लिए जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, जब तक आपके विश्वविद्यालय नहीं होंगे, जब तक आपके स्कूल कॉलेजेज नहीं होंगे, तब तक आप समाज में परमानेंट परिवर्तन नहीं ला सकते। और हजारों साल से उन लोगों ने अपनी सुप्रीमेसी केवल और केवल नॉलेज के दम पे, शिक्षा के दम पे मेंटेन रखी है, तब भी और अभी भी रख रहे हैं। हम थोड़ा बहुत सक्सेस ले सकते हैं। बीएसपी ने बहुत सारे भाषणबाजी करके एक दो बार सत्ता पे उनको मिल सकती है, या आप लोग भी प्रयास करें तो एक आध बार आपको मिल सकती है सत्ता, हाथ लग जाएगी, लेकिन परमानेंट वो नहीं टिक सकती। परमानेंट टिकने के लिए आपको गांव तक शिक्षा पहुंचानी पड़ेगी, आपको अपनी मिशन मोड अप्रोच गांव तक परमानेंट रखनी पड़ेगी। नहीं तो मान्यवर कांसीराम या बाबा साहब ने अपने टाइम में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया और पूरा देश भर में अपनी बात को पहुंचा दिया, पीढ़ी बदली और वो समय बदल गया, वो पीढ़ी खत्म हो गई। कंटिन्यूअस लाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ अगर चलनी है, तो केवल और केवल शिक्षा के दम पे हो सकता है। हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के विश्वविद्यालय बनाने तक के प्रयास होने चाहिए, और वहाँ पे मिशन मोड अप्रोच में बच्चों को शुरुआत से ही पढ़ाया जाना चाहिए। मऊ विश्वविद्यालय में 30% कोर्स संविधान के हैं, कास्ट सिस्टम के हैं, सोशल फैब्रिक के हैं। चाहे कोई कितना भी, चाहे वो डॉक्टर बने, वहाँ उसमें इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, लॉ है, मैनेज सोशल साइंस है, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, मगर 30% कोर्स यूजीसी अलाउ करती है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो उस विश्वविद्यालय में 30% कोर्स सोशल फैब्रिक के हैं, जाति व्यवस्था के हैं, संविधान के हैं, सोशल एट्रोसिटीज़ के हैं, वोमेन एम्पावरमेंट के हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के हैं। क्या क्या हो रहा है पूरे देश भर में, वो सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो एमबीबीएस कर रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, चाहे मैनेजमेंट पढ़ रहा है, चाहे लॉ पढ़ रहा है। ये बात उसके दिमाग में आनी चाहिए, हमेशा ज़िंदगी भर उसके माइंड में रहेगा जहाँ कहीं सर्विस करेगा कि समाज की ये समस्याएं हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। अब मैं कुछ 4-5 पॉइंट आप लोगों के सामने जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, हमारे पास पहले से डायरेक्शंस हैं। तो 5 चीज़ों पर मैं आपके साथ बिंदु रखना चाहता हूँ जो बाबा साहब के निर्देश हैं। 5 निर्देशों की मैं बात करूँगा। एक पहला बाबा साहब का निर्देश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब ये निर्देश को शिक्षित बनो तो क्या है, कहाँ शिक्षित बन रहे हैं? बाबा साहब ने अपने टाइम पर कॉलेजेज बनाए, पेपर्स छापे, अवेयरनेस कैंपेन किया। अब हम कहाँ कर पा रहे हैं? अब तो सभी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, करीब करीब अच्छी शिक्षा में हैं, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं उस काम को करने में। और आप सभी लोग पढ़े लिखे अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं और अच्छी सर्विस में हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ नया नहीं कर लाना है, हमारे पास दिशा निर्देश, इस पे मंथन नहीं करना है कि करना क्या है। हमारे पास पहले से दिशा निर्देश हैं, क्या करना है ये पता है, हमें उस पर खाली एक्शन करना है। हमें माथा पच्ची करके और दिमाग लगा के अब क्या करें समझना नहीं है। बना बनाया हमारे महापुरुषों ने डायरेक्शंस दे के गए हैं, हमें उन पर एक्शन करना है। भगवान बुद्ध के 5 सील, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, हमें उसका 5 सील हैं,
पांचों सील का क्या हम सच में पालन करते हैं? अदिन्ना दाना वीरमणि, मूषावादा वीरमणि, क्या हम इन पर ध्यान देते हैं? या जो हमारे पांचों सील को अगर हम ठीक से मानना शुरू कर दें, अकारण बाबा साहब के कितने भी आंदोलन थे, किसी भी आंदोलन में आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि वहाँ कोई ऐसी मार काट हुई हो या कोई आंदोलन हिंसा में बदल गया हो। हमेशा कॉर्डियल माहौल में सारे आंदोलन होते रहे, मूवमेंट होते रहे और सफलता मिली। तो ऐसे हमें सोच लेकर के आंदोलनों पर भी ध्यान देना चाहिए और समाज को भी सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए सबके साथ मिलजुल करके ही प्रयास करना चाहिए। आइडियोलॉजी और कास्ट दोनों में अंतर है। जाति इम्पॉर्टेंट नहीं है, विचारधारा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं समझ पाया हूँ। आपके साथ में कोई ब्राह्मण भी आपकी अगर विचारधारा से मैच खाता है तो वो बेटर है आपके भाई से जिससे आपकी विचारधारा को नहीं मानता। इसलिए जाति पर हमेशा ध्यान देना या जाति आधारित बात करना या जाति आधारित भाषण देना या ऑफिस में ऐसी सोच बना लेना कास्ट बेस्ड, ये कभी भी सही नहीं होता। बाबा साहब के समय से आप इतिहास उठा के देखो, लुस्कर साहब ब्राह्मण थे, बुद्ध चरित्र दिया बाबा साहब को पढ़ने के लिए। बाबा साहब का हम नहीं जानते, कह सकते गारंटीड, लेकिन फिर भी वो बुद्ध चरित्र को उन्होंने पढ़ा और बाबा साहब का रुझान बुद्धिज्म की तरफ गया, बचपन में दे दिया उन्होंने, तो वो ही वाजे ब्राह्मण उन्होंने। तो ऐसे सोच के साथ में जब बहुत सारी घटनाओं पे बाबा साहब के साथ में ब्राह्मण्स का सपोर्ट रहा है या दूसरे कास्ट के लोगों का सपोर्ट रहा है, तो विचारधारा मैच करनी चाहिए, कास्ट नहीं। कास्ट आपको डिस्क्रिमिनेट कर देगी ऑफिस में भी, घरों में भी, काम करते समय में, लेकिन विचारधारा कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। विचारधारा आधारित पार्टी देखिए, बीजेपी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, उसमें सभी कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो कास्ट की पार्टी हो जाती तो लोग नहीं जुड़ते। ऐसे ही सोच को में हम समझते हैं आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे पास अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी हमारे पुराने टाइम से चली आ रही है, हमें उसी पे बात करना चाहिए। जो सबका स्वागत है, किसी भी कास्ट का कोई भी हो, सबका स्वागत है अगर विचारधारा अम्बेडकरवादी है। दूसरा जो भगवान बुद्ध के जो 5 प्रिंसिपल्स मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने तो बहुत अच्छे से समझा है कि ये शराब जो है ना बड़ी मुसीबत है इस डाउन टूडन कम्युनिटी की। जो इस पे सभी लोग ज्ञान तो करते रहते हैं, लेकिन अपना बहुत सारा नुकसान इस वजह से करते हैं। इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए हम सब लोगों को कि इससे दूर रहें तो ही हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो खाली हम ये सुरा मेरा मज्जा पमा दट्ठाना बोलते रहें रोज़ और करते वही रहें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तीसरा मैं आप लोगों के सामने, जैसे हमारे महापुरुषों में मान्यवर कांसीराम को भी मानता हूँ, उन्होंने पूरा सिस्टम को एक बार इकट्ठा कर दिया और उसी की देन है कि आज आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने इसका गठन किया, आज वो नहीं किए होते तो आज हम सब लोग यहाँ पे नहीं बैठे होते। उन्होंने एक लाइन ऑफ एक्शन डायरेक्शन बना के दिया हुआ है। तो ये 3 जो मैं समझता हूँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे को लगता है, बाबा साहब के डायरेक्शन, भगवान बुद्ध के पंचशील और मान्यवर कांसीराम का बामसेब, ये देश में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस पर हमें बहुत फोकस्ड करके काम करते रहना चाहिए। चौथा, मैंने जो आपको पहले भी बताया कि देश में सोशल साइंस पे काम करने की ज़रूरत है। और 5वां में एक पॉइंट आप लोगों के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको मैं राष्ट्रपति हमारे पुराने वाले थे उनको भी मैं लिख करके दे के आया था, और अभी जो राष्ट्रपति महोदया हैं मैंने उनके साथ में भी काम किया है। मैं झारखंड में वाइस चांसलर था तो वहाँ पे वो गवर्नर थी, मैं उनको भी लिख के दे आया हूँ कि इन 5 चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहता हूँ। क्रिएशन ऑफ सिलेक्शन बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT, IIMs, ऐसे इंस्टीट्यूशंस करीब देश में 150 हैं, 150 हैं। और 150 इंस्टीट्यूशंस में एक भी शेड्यूल कास्ट का वाइस चांसलर नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, 1-2 ट्राइबल्स के हैं। तो इस पर मैं उनको भी दिया हूँ और आप सब लोगों को भी रखता हूँ कि ये विश्वविद्यालय हैं,
विश्वविद्यालयों से ही पूरी जड़ पूरे देश की घूमती है, वहीं से सारा सेंटर फोकस पॉइंट है, वहीं डेवलप होता है माइंड और वहीं से सब चीज़ बनती है। उस पर फोकस होना चाहिए, इस पे रिजर्वेशन होना चाहिए। 150 जो हेड हैं, इनके पास अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। एक एक विश्वविद्यालय के पास 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार एम्प्लॉई हैं और वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं। वहाँ पे सिस्टम लागू नहीं है, उसको पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, क्रिएशन ऑफ सिलेक्शन बोर्ड फॉर वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ऐसे करीब 500 विश्वविद्यालय हैं पूरे देश भर में, अलग अलग स्टेट में, जहाँ पे कोई भी वाइस चांसलर SC, ST, OBC के नहीं बन पाते हैं। इस वजह से उस शिक्षा के उसमें बहुत लकुना रहता है, कोई सिस्टम नहीं है। एक सिलेक्शन सर्च कमेटी बनती है और जिसको चाहती है उसको वो वाइस चांसलर बना देती है। तो दूसरा पॉइंट मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि इसका भी एक बोर्ड होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, देश भर में एडवर्टाइजमेंट हो, सारे लोग अप्लाई करें और उसमें जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शंस होते हैं पब्लिक में IAS ऑफिसर्स के, IPS ऑफिसर्स के, ऐसे इनके लिए भी चयन किया जाए, एक सिस्टम डेवलप किया जाए। जैसे PSUs के लिए PSEB है, तो ऐसे इनके लिए भी एक सिलेक्शन बोर्ड होना चाहिए। तीसरा, मैं आप लोगों के साथ में एक और इस पे मेरे को लगता है कि पूरे देश के जितने विश्वविद्यालय हैं, इसमें तकरीबन 5 लाख के करीब फैकल्टीज हैं सभी विश्वविद्यालयों में, और इनके चयन का कोई तरीका नहीं है, केवल और वाइस चांसलर को ही पावर है, वो अपॉइंटमेंट करते हैं। और जैसे पहले मैंने बताया, कोई वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट का है ही नहीं, तो भर्ती कहाँ से करेगा, मेरिट कैसे देखेगा। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका सिलेक्शन का एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए। विश्वविद्यालयों से पावर हटा के ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाने चाहिए और वहाँ पर एक सिलेक्शन कमीशन होना चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन जैसे, वहीं से अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए। इसमें कुछ स्टेट ने किया भी है, बिहार ने किया है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के फैकल्टीज़ का अपॉइंटमेंट का एक चयन बोर्ड बनाया है, वहाँ से उसमें रिजर्वेशन भी लागू होगा और सिलेक्शन सिस्टम भी फेयर रहेगा। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्रिएशन ऑफ सिलेक्शन कमीशंस जजेज के लिए, इस पे भी हमने महामहिम को भी पिछली बार भी बोला, अभी भी बोल के आया हूँ कि ये कॉलेजियम सिस्टम की वजह से सारा गड़बड़ है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। अगर महामहिम अपने लेवल पर प्रयास कर सकते हैं तो करें, नहीं तो सरकार को भी ऐसा होना चाहिए। इस पर भी हम सब लोगों को भी जोर डालना चाहिए कि जजेज का सिस्टम, अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। जैसे बाकी सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, पूरे देश भर में एडवर्टाइजमेंट हो, लोग लेट दी पीपल अप्लाई, भले ही वही जजेज उसकी अपॉइंटमेंट करें, लेकिन 5 लोग बैठ करके एडवर्टाइजमेंट ला करके, पब्लिक एप्लीकेशन मंगा के, स्क्रीनिंग सिस्टम में डाल करके, बाकायदे इंटरव्यू ले करके करें, एक सिस्टम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए, तब होगा इसमें। ये पर्टिकुलरली अगर स्टेट जुडिशियल सर्विस में सिलेक्शन कमीशन हो सकता है, तो हायर कोर्ट्स में जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ क्यों नहीं हो सकता। वही सिस्टम अगर लोअर जुडिशरी में पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है तो वहाँ पर भी हो सकता है। सारे देश में लोअर जुडिशरी का सिलेक्शन बोर्ड से होता है, अपॉइंटमेंट सिस्टम उनके यहाँ ठीक है, लेकिन हायर जुडिशरी में नहीं है। Creation of authority with quasi-judicial powers to monitor and ensure implementation of central and state schemes। जो हमारे देश में भारत सरकार की या राज्य सरकारों की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, उनके वेलफेयर की जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं करते हैं। बजट तो एलोकेशन होता है, लेकिन फील्ड में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो ऐसी कोई अथॉरिटी डेवलप हो जो ये इंश्योर कराए कि नहीं, इतना बजट इस पर्टिकुलर हेड में अलॉट हुआ था और इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस बजट को नहीं खर्चा किया, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी का चेयरमैन हो, उसको क्वासी जुडिशियल पावर्स हों, जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं, अपनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, वो उनको कुछ सज़ा सुना सकें। एक टीथलेस ऑर्गेनाइजेशन बना देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे अथॉरिटी को क्रिएट किया जाना, तभी हमारे समाज में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की योजनाएं परियोजनाएं, वो चाहे भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। नहीं तो किसी स्टेट में 10% इम्प्लीमेंटेशन है, किसी में 20% इम्प्लीमेंटेशन है, और वो सारा का सारा पैसा वापस चला जाता है, खर्चा नहीं हो पाता। एक और पॉइंट मैंने इसमें रखा, क्वासी जुडिशियल पावर टू चेयरमैन्स, जो हमारे स्टेट SC ST कमीशंस हैं,
सेंट्रल SC/ST कमीशन है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के किसी भी MD CMD को बुला तो सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकता। वो टीथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कोई पावर नहीं है। तो हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरपर्सन को एटलीस्ट क्वासी जुडिशियल पावर हो कि वो किसी के भी पनिश कर सकें, सज़ा दे सकें, या उसको कम से कम सस्पेंड टर्मिनेट कर सकें। ऐसी अथॉरिटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये सारे कमीशंस भी टीथलेस कमीशंस हैं, इनके पास कोई अधिकार पावर नहीं है, इसलिए इनको दिया जाना चाहिए। आप सब लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना। डॉक्टर संजय जी ने हमको यहाँ बुलाया, मौका दिया, और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को अभी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।